एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको अभ्यास कार्य में पहले से लेके आपका चतुर्थ जो प्रश्न है, पहले से लेके चौथा प्रश्न वो हो चुके हैं। 5वें प्रश्न पर हम चलते हैं, आपको हल करवाएंगे। इसमें लिखा है प्रश्न मध्ये त्रीण क्रियापदानि सन्ति। ये एक आपके सामने चक्र दिया हुआ है और इस चक्र में क्या दिया हुआ है, बीच में कहते हैं प्रश्न मध्ये त्रीण क्रियापदानि सन्ति। 3 क्रियापद दिए हुए हैं। ब्रूयात लिखा है, ब्रूयात, ब्रूयात का अर्थ हुआ बोलना चाहिए, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, और स्यात् यानी होना चाहिए। बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और होना चाहिए, ये 3 दिए हुए हैं। तानि प्रयोज्यानि, उनको प्रयोग करके सार्थक वाक्यानि, सार्थक यानी सही अर्थ वाले वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना कीजिए। अब इन्हीं में से हमें हर एक वाक्य को देखना है और देखना है कि किस में ब्रूयात हमारी क्रिया आएगी, किस में सेवेत आएगी और किस में स्यात् आएगी। अब हमारा जैसे लिखा हुआ है सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, होनी चाहिए या बोलना चाहिए। तो कौन सी क्रिया लगाएंगे हम, सत्यम प्रियम, बताइए क्या लगाएंगे, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। तो पहला हमारा जो वाक्य बनेगा वो यहां से बनेगा, सत्यम प्रियम च ब्रूयात। ठीक है। अब इसके बाद में लिखा हुआ है, फिर लिखा है, अब पहले हम ब्रूयात शब्द से देख लेते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। सत्यम अप्रियम च न, सत्यम जो अप्रिय हो और जो सत्य अप्रिय हो उसको नहीं बोलना चाहिए, उसको भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। जो सत्य अप्रिय लगे उसको भी नहीं बोलना चाहिए। तो भाई इसके साथ भी ब्रूयात हमारी क्रिया आ गई। फिर कहते हैं अनृतम प्रियम च न, और जो प्रिय और जो अच्छी लगने वाली बात कैसी हो, झूठी हो, झूठी प्रिय लगने वाली बात को भी हमें नहीं बोलना चाहिए। तो ये ब्रूयात शब्द क्रिया से हमारे 3 वाक्य निकल कर आए। कौन कौन से आए, एक हमारा आया सत्यम प्रियम च ब्रूयात, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, यानी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। अब कहते हैं, अब इसमें हम देख स्यात् का देख लेते हैं या सेवेत का देख लेते हैं। मनसा मातरम पितरम च, मन के द्वारा या मन से माता और पिता की क्या करना चाहिए, बोले सेवेत, सेवा करनी चाहिए। ठीक है। फिर कहते हैं श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, और श्रेष्ठ जनों की कर्म से भी सेवा करनी चाहिए, और वाचाम गुरु, और अपनी वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। मन से माता पिता की कीजिए, कर्म से श्रेष्ठ जनों की कीजिए, और अपनी वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आएगी मनसा मातरम पितरम च, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जनों की कर्म से, और वाचाम गुरु सेवते, और अपनी वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है हमारा स्यात्। स्यात् में हमें क्या करना है, लिखना है व्यवहारे सर्वदा औदार्य, व्यवहार में हमेशा उदारता, स्यात् औदार्यम स्यात्, उदारता होनी चाहिए। फिर कहते हैं व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। फिर लिखा हुआ है हमारे पास, भाई ये दोनों हो गए स्यात् वाले, फिर ये हो गया, 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 बस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गए अपने 8 वाक्य। ठीक है। और भी 1 2 होते तो हम उसमें अपना अर्थ बना के लिख देते। तो ये एक आपका चक्र दिया हुआ था, इसमें क्रियाएं दी हुई थी, और कौन सी क्रिया किसके साथ में सही है उसको हम लगा के और वाक्य लिख देना है। इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न पूरा हो जाता है। 6वां है मंजुषातः, यानी मंजुषा से अव्यय पदानी चित्वा, अव्यय जो पद हैं उनको चुनकर, चित्वा का अर्थ क्या हुआ, ची का अर्थ हुआ चुनना, और इक्त्वा प्रत्यय लगने से कर या करके का भाव आ जाता है, जिसका अर्थ हो जाएगा चुनकर। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लिखा है भक्तः ईश्वरम स्मृति, भक्त ईश्वर को स्मरण करते हैं। कब करते हैं? तथा तब करते हैं, और करते हैं, नहीं करते हैं, कदाचन कभी करते हैं, सदा हमेशा करते हैं, च और करते हैं, या अपि भी करते हैं। बताइए ये हमारा क्या है? एक मंजूषा है, एक बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा सदा यानी हमेशा। भक्तः सदा ईश्वरम स्मृति। अब लिखा हुआ है असत्यम, असत्य वक्तव्यम, बोलना चाहिए, असत्य बोलना चाहिए। तो कैसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो इसमें हमारा जो अव्यय आएगा लिखेंगे असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए, तो न हमारा यहाँ पर अव्यय आ जाएगा। प्रियम खाली स्थान सत्यम वदेत, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, तो बीच में क्या छूट गया? तथा। प्रियम तथा सत्यम बोलना चाहिए, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। अब कहते हैं लता मेधा खाली स्थान विद्यालय गच्छतः, कहते हैं लता और मेघा, अब जो और शब्द आ रहा है वो किससे बनता है? च से बनता है, तो च हमने लगा दिया। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत। अब कहते हैं कुशली भवान, आप कुशल हैं, क्या आप कुशल हैं? अब ये जो अपि शब्द है, एक ये अपि शब्द कैसा होता है? अव्यय, जिसका अर्थ भी निकलता है, और इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द भी ये कभी कभी बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम इंग्लिश में आपने देखा होगा लिखा होता है दिस इज ए बॉय, लिखते हैं, और यही जब हमारे पास दिस इज ए बॉय और यही जो इज होता है जब आगे आ जाता है तब हम कहते हैं इज दिस अ बॉय, तो वही हमारा क्या बन जाता है? एक क्वेश्चन बन जाता है, एक प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो यहाँ पर भी जो अपि शब्द है क्या कर देता है? भी का अर्थ छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे इज ने अपना है का अर्थ छोड़कर क्या अर्थ निकाला, ऐसे ही अपि भी जो हमारा होता है भी का अर्थ छोड़कर क्या का अर्थ निकाल देते हैं? क्या आप कुशल हैं? अपि कुशली भवान, आप अभी कुशल से हैं। तो ये जो अपि शब्द है ये क्या का अर्थ बनाता है जब आगे आ जाता है तब। आगे लिखा है महात्मा गांधी अहिंसा न अत्यजत, यानी किसने? कह रहे हैं महात्मा गांधी ने अहिंसा को न अत्यजत, नहीं छोड़ा। कब नहीं छोड़ा? कदाचन, कभी भी। कदाचन का अर्थ क्या हुआ? कभी भी। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, कभी भी अहिंसा को उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। लिखा है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देखिए, मंजूषा से पदों को लेकर हमें क्या मंजूषा के जो पद दिए हुए हैं उनको प्रयोज्य यानी प्रयोग करके वाक्यानि रचित, वाक्यों की रचना करनी है। तो देखिए कौन कौन से हमारे पास जो पद लिखे हुए हैं। लिखति यानी लिखता है, लिखते हैं, एक कोई लिखता है, इस प्रकार से। शिक्षकः, कक्षायाम, कक्षा शब्द में याम लगा है अर्थात इसका मतलब क्या निकल रहा है? कक्षा में, क्योंकि कक्षा हमारा आकारांत शब्द है और याम लगने से याम कहाँ लगाया जाता है? आकारांत शब्द में, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, और सप्तमी विभक्ति लग जाने से वो पद कैसा बन जाता है हमारा? वो में और पर का अर्थ बताने लगता है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो में और पर होता है। ठीक है, तो कहेंगे कक्षा में या कक्षा पर। ठीक है, अब कहते हैं श्याम पट्टे। अब श्याम पट्ट किसको कहा जाता है? ब्लैक बोर्ड को। ब्लैक, श्याम का अर्थ हुआ काला और पट्ट का अर्थ हुआ आपका बोर्ड। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड बना हमारा श्याम पट्ट से। ठीक है, तो श्याम पट्ट में भी देखिए, श्याम पट्ट अकारांत शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, उसमें एक ही मात्रा लगी है। एक ही मात्रा अर्थात देखिए आकारांत में याम लगा देते हैं और हमारा अकारांत जो शब्द होता है उसमें एक ही मात्रा लगा देते हैं सप्तमी विभक्ति में। तो ये लग गया हमारा श्याम पट्टे। क्या बन गया? श्याम पट्टे। इसका भी अर्थ क्या हुआ? श्याम पट्ट में या श्याम पट्ट पर। अब ये आप समझ सकते हैं कि भाई श्याम पट्ट पर लिखा जाता है, उसके अंदर में लगाया जाता है, तो मैं लगाए या पर लगाए ये हम सोचेंगे। अब आप बताइए क्या लगाएंगे इसमें? श्याम पट्ट पर।
ठीक है, अब यहां देखते हैं उत्तराणी यानी उत्तरों को। अब उत्तराणी शब्द बोले णी शब्द कहाँ आता है, हमें विभक्तियां पहले पहचान लेते हैं, हर एक शब्द में लगे हुए प्रत्यय का अर्थ समझ लेते हैं तो हमें जल्दी आसानी हो जाती है। अब यहाँ लिखा है उत्तराणी। अब आनी शब्द कहाँ जुड़ता है, अब फल शब्द के रूप देखें तो नपुंसक लिंग शब्द फल जो होता है उसके रूप कैसे बनते हैं, फलम फले फलानी और फलम फले फलानी। प्रथमा में भी फलानी बनता है बहुवचन में और द्वितीय विभक्ति में भी फल बहुवचन में हमारा कैसा बनता है, द्वितीय विभक्ति में भी फलानी बनता है। यानी प्रथमा और द्वितीय के अगर बहुवचन को देखें नपुंसक लिंग शब्दों में तो दोनों में ही फलानी और फलानी बनता है। तो यहाँ लिखा है उत्तराणी। अच्छा, प्रथमा विभक्ति ने का चिन्ह दिखाता है यानी उत्तरों, ने या उत्तर है संज्ञा शब्द के लिए भी प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है या फिर ने का चिन्ह दर्शाने के लिए भी हमारी क्या लगाई जाती है, प्रथमा विभक्ति। और भाई द्वितीय विभक्ति में भी उत्तराणी फल, जैसे अब हम कहें फल जैसा उत्तर के रूप बनाए तो उत्तरम उत्तरे उत्तराणी। ठीक है, अब आनी जब शब्द जो हमारा बहुवचन में लगा है द्वितीय भी, अब जो द्वितीय विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति ने का अर्थ बताती है तो द्वितीय विभक्ति को का अर्थ बताती है। तो अब यहाँ पे लिखा है उत्तराणी तो एक जगह या तो ने हो सकता है और या फिर होगा को, तो उत्तरों को या उत्तरों ने। अब ने तो नहीं होगा, उत्तर कोई काम तो कर नहीं रहे होंगे इसलिए कर्तरी प्रथमा, क्योंकि कर्ता प्रथमा जो विभक्ति होती है वो कर्ता में लगाई जाती है संज्ञा शब्द में। अब उत्तर यहाँ पे कोई काम तो कर नहीं रहे होंगे तो वो कर्ता तो है नहीं, अर्थात इसमें जो विभक्ति लगी है वो कौन सी लगी है, द्वितीय विभक्ति। अर्थात इसमें हम द्वितीय विभक्ति के हिसाब से इसका अर्थ क्या निकालेंगे, उत्तरों को। ठीक है, अब कह रहे लिखंती यानी लिख रहे हैं, लिखते हैं या लिख रहे हैं। देखिए जो हमारी वर्तमान काल की लट लकार की जो क्रियाएं होती है ना, ती तह अंति, सी थह थ आमी आवा आमह, तो ती तह अंति जो हमारी लगाई जाती है तो उसमें क्या होता है, बोले रहा रही का भी अर्थ, जैसे कंटिन्यूस हमने आपने इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे उसमें साधारण वाक्यों के लिए हम एस या ई एस लगा देते हैं, कंटिन्यूस टेंस के लिए हम अपनी जो हमारी वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रहा रही का अर्थ बताना हो या ताहे तीहे का अर्थ बताना, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अब कहेंगे पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाई रहा रही भी आ जाएगा तब भी तीता अंति ही रहेगा, इसमें कंटिन्यूअस के लिए ऐसा कोई भी अलग से वाक्य नहीं बनाया जाता है। तो हम लिखंती के लिए कहेंगे कि लिखता है, लिखते हैं या लिख रहे हैं। ठीक है, ये अर्थ निकलेगा। प्रश्नम, अब प्रश्नम शब्द में प्रश्न शब्द कैसा है, अकारांत और उसमें मां हलंत लगा है। मां हलंत कहाँ आएगा, अब भाई ये प्रश्न शब्द और उत्तर शब्द ये दोनों ही नपुंसक लिंग है। अब आप कहेंगे प्रश्न शब्द के भी अगर रूप देखें तो फल जैसे बने हैं, तो प्रथमा विभक्ति में भी लगा है फलम फले फलानी और द्वितीय में भी फलम फले फलानी बनता है। यानी प्रश्नम शब्द को अगर फलम जैसा देखें तो प्रथमा, देखिए हम आपको यहाँ पे लिख के दिखाई देते हैं, जैसे फल शब्द को, फल के अगर हम रूप देखें, फल शब्द के शब्द रूप देखें तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। भाई हम ये क्यों बता रहे हैं, इनसे क्या है हमें अर्थ पता चलेगा जिससे कि हम फिर वाक्यों को बना सकते हैं। कभी भी मंजूषा में से जब वाक्य बनाना हो तो उनके पहले अर्थ समझ लीजिए, अर्थ समझ में आ गए तो मान लीजिए कि फिर आपका पूरा काम आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ थोड़ा स्पेस कम है, नहीं आ पाएगा आगे का, इसलिए यहाँ लिखे देते हैं। ठीक है, ये लिखा है प्रथमा और द्वितीय। तो हम प्रथमा विभक्ति अगर एक वचन की बात करें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो उसमें क्या रूप बनते हैं फल के, फलम, फले और फलानी। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें द्वितीय विभक्ति में भी वही समान रूप चलता है, फलम, फले और फलानी। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, भाई प्रथमा विभक्ति का जो फलम है उसका अर्थ हम क्या निकालेंगे, क्योंकि प्रथमा विभक्ति जहां पे लगती है उसमें ने का अर्थ निकल आता है और द्वितीय विभक्ति जिसके साथ लगती है उसमें को का अर्थ निकल आता है। ठीक है, तो एक जगह आएगा फल ने और एक जगह आएगा फल को है, फिर हम फले को कहें तो दो फलों ने और बहुत सारे फलों ने। अब फल करता नहीं हो सकते हैं, फल कोई काम तो करने वाले हैं नहीं है, तो प्रथमा विभक्ति का फिर क्या मतलब है लगाने का, तब ये प्रथमा विभक्ति इनको अगर कर्ता, देखिए कर्ता अगर ये फल बनते
कोई भी व्यक्ति जब कर्ता बन रहा होता है, अगर जैसे फल की जगह मित्र होता तो हम मित्रम, तब हम ये कह सकते हैं कि मित्र ने, मित्रे तो दो मित्रों ने, मित्राणी बहुत सारे मित्रों ने, क्योंकि मित्र कैसे हैं भाई, सजीव हैं, काम करने वाले हैं, कर्ता बल हो सकते हैं, तो उनमें हम ने का भाव लगा देते हैं। ठीक है। अब फल एक कैसा है, निर्जीव है, उसमें हमारा कोई जीवन नहीं होता है, वो काम कुछ नहीं कर सकता है, क्रिया नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको कर्ता की श्रेणी में ना रख के उसको हम संज्ञा शब्द में लगा देते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमने ये चीज बच्चों की में नोटिस की है, वो एक बच्चे ने हमसे पूछा कि मैम एक बात बताइए, आपके प्रथमा विभक्ति में भी प्रथम जैसे कोई संज्ञा शब्द लिखा हुआ हो, जैसे हमने कहा यह बालक है, यहाँ पे बालक कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम उसको बता रहे हैं सिर्फ कि यह बालक है, तो हमने उसको संस्कृत में लिखा एषः बालकः अस्ति। ठीक है। अब यहाँ पर जो बालक शब्द है इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, जबकि यहाँ पे बालक कोई काम नहीं कर रहा है। अब हमें सिर्फ ये कहना है कि यह बालक है, ये सिर्फ हमें उस संज्ञा को बताना है, उसके नाम को बताना है। नाम को बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। और जब ये बालक कोई काम कर रहा होगा, जब ये कर्ता बन जाएगा, कर्ता कौन होता है, जो काम को करता है, तो कि जब बालक कर्ता बन जाएगा तब भी प्रथमा विभक्ति लगाई जाएगी। प्रथमा विभक्ति दो जगह आती है, किसी के नाम को बताने के लिए भी लगाई जाती है, और जब अगर वो कोई काम कर रहा हो तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे हमने कहा बालकः पठति, अब बालक पढ़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे कर्ता। अब बच्चे का प्रश्न ये था कि मैम हम पहचाने कैसे, कि ये बताइए कि इसमें संज्ञा कौन सा है और कर्ता कौन सी है। तो भाई जहां पर क्रिया नहीं हो, बालक के साथ में कोई क्रिया नहीं हो, तो वहां पे हमारा उस संज्ञा शब्द बन जाएगा, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका नाम बताया जा रहा है। और जहां उसके साथ में उसका कोई काम जुड़ जाए तब वो कर्ता हो जाता है। तो एक पहचानने वाली भी बात है। अब यहाँ पर हम आपको क्या बताना चाह रहे थे, ये तो हमने प्रथमा विभक्ति की बता दी आपको बात। अब ऐसे ही ये फलम शब्द एक जगह लिखा है, फलम जो एक संज्ञा शब्द भी बन सकता है, कर्ता भी बन सकता है, लेकिन भाई फल तो कर्ता नहीं बन सकता है, लेकिन उस जैसे नपुंसकलिंग मित्र कर्ता हो सकता है। अब कहें द्वितीय विभक्ति, द्वितीय में भी फलम बनता है, और दोनों के रूप एक जैसे हैं लेकिन अर्थ दोनों में अलग अलग निकल रहे हैं। द्वितीय विभक्ति वाले फलम में को का अर्थ निकाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम प्रश्नम शब्द है तो उसमें हम एक तो अर्थ निकाल सकते हैं कि प्रश्न ने, या ये प्रश्न केवल हमें केवल ये बताना हो कि ये प्रश्न है ना, हम कहें एतत् प्रश्नम अस्ति, यह प्रश्न है, उस प्रश्न का केवल हमें ये चीज बतानी है कि ये जो उस वाक्य लिखा हुआ है यह प्रश्न है, हमें इसका नाम बताना है। नाम बताने के लिए लगाएंगे तब भी इसका प्रश्न केवल क्या अर्थ निकालेंगे, प्रश्न। अब लेकिन यहाँ पे हम क्या करना है, भले हम इसमें को का भी अर्थ लिख लेते हैं कि इसके दो अर्थ निकल सकते हैं, या तो एक तो निकल सकता है कि साधारण प्रश्न, या अगर बताया जाए कि यह प्रश्न है तब हम प्रश्नम शब्द का प्रयोग करेंगे, और एक अर्थ इसका निकल सकता है कि प्रश्न को, क्योंकि प्रश्नम जो शब्द है वो फलम जैसा बनेगा, तो यहाँ पे क्या वो प्रथमा में भी प्रश्नम बनेगा और हमारा द्वितीय में भी प्रश्नम शब्द ही बनेगा, कोई अलग नहीं होगा, लेकिन अर्थ दोनों में बदल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हुआ था, जैसे फलम फले फलानी, एक जगह फल केवल उत्तर, जैसे हम इसकी जगह पे लिख देते उत्तराणी और उत्तराणी, तो एक जगह तो हमारा जो अर्थ निकलता वो क्या निकलता कि उत्तरों ने। अब ने तो नहीं लगेगा क्योंकि उत्तर काम तो नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर सकते हैं भाई। उत्तर क्या होता है, एक वाक्य होता है, या फिर किसी चीज को बताने के लिए जो हम वाक्य बोलते हैं वो उत्तर होता है, तो उत्तर कर्ता तो हो नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अगर उसको संज्ञा के रूप में बताएंगे तब जरूर प्रथमा विभक्ति का अर्थ हम लगाएंगे कि यह उत्तर है, तो हम कहेंगे एतत् उत्तराणी, ये उत्तर है, तो कहेंगे एतानि उत्तराणी संति, ये उत्तर है, लीजिए, है ना, तब लगा सकते हैं। अच्छा, और द्वितीय विभक्ति वाला उत्तराणी होगा तो उसका अर्थ निकल आएगा कि उत्तरों को। ठीक है।
तो दोनों जैसे रूप एक ही जैसे बनते हैं, लेकिन अर्थ दोनों में अलग अलग हो सकते हैं। फिर ये चीज हमें सोचनी रहती है, हम समझते हैं अपनी समझ से कि यहाँ पर अर्थ कौन सा सार्थक रहेगा, अकेला संज्ञा वाला सही रहेगा या फिर यहाँ पे आपका द्वितीय विभक्ति वाला सही रहेगा। ठीक है, अब सह का अर्थ होता है वह, और वह भी कौन सा होता है, पुल्लिंग वाला, और वो भी एक वचन में सह होता है। दो होते तो तऊ हो जाते, बहुत सारे हो जाते तो ते हो जाता है। ठीक है, अब ये है पुस्तिका याम। अब देखिए फिर से लगा, पुस्तिका याम लग गया। पुस्तिका शब्द में याम लगने से क्या बन गया, आकारांत शब्द में याम कहाँ लगाया जाता है, सप्तमी विभक्ति में, और सप्तमी विभक्ति जहां लग जाती है उसमें में और पर का अर्थ आ जाता है। ठीक है, और छात्राह कैसे हो गए, बोले बहुत सारे छात्र, बहुत छात्र, छात्र का ये बहुवचन का रूप है, छात्राह। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीजों के अर्थ बन गए। अब यहाँ पे हम नियम बता देते हैं कि जहां पर कर्ता यानी काम करने वाला जहां पर एक होगा, वहां कर्ता जैसा होगा, क्रिया उसी जैसी लगाई जाएगी। अब कर्ता और क्रिया ये दोनों एक दूसरे के जैसे चलने हैं। जैसे अब हम थोड़ा सा आपको पहले, वैसे हम ये चीज बता चुके हैं, एक अपना और पाठ था इसके पहले, शायद दूसरे पाठ में था, उसमें भी ये चीज हमने समझाई थी कि कर्ता के हिसाब से क्रिया कैसे लगाई जाती है। ठीक है, अच्छा, कर्ता में विभक्ति कौन सी लगती है, प्रथमा, ये हमने आपको बता दी थी, और यहाँ पर हमारे पास लगी भी होंगी, जो काम कर रहे होंगे उनके लिए लगी होंगी। अभी हमें सिर्फ ये बताना है कि आपको कर्ता के हिसाब से क्रिया कैसे लगानी है। अब जैसे यहाँ देखिए कि बालक हमारा एक है, बालक कैसा है, एक बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं और बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। अब इन्हीं को अपन अभी यही बालक शब्द को ही एक भी बना देंगे, दो भी बना देंगे और बहुवचन बना देंगे। बालक जब एक होगा और काम कर रहा होगा तब उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाएगी। काम करने वाले कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, बाकी की जो विभक्तियां हैं अलग अलग कंडीशंस में लगाई जाती है। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है, कर्ता को देखना है। कर्ता कौन होता है, काम करने वाला। तो बालक अगर एक है जो पढ़ने का काम कर रहा है तो बालक को हम एक वचन में बनाएंगे बालकः। अगर बालक दो हैं और पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे बालकौ, और बालक बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे बालकाः। प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिख दिए। अब इसके हिसाब से हमें क्रिया लगानी है कि बालक लिखता है, बालक, दो बालक लिखते हैं और बहुत सारे बालक लिखते हैं। तो अब इसी बालक के हिसाब से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से क्रियाएं भी बदल जाएंगी। कैसी कि अगर बालक एक है तो हम कह देंगे बालकः लिखति। अब आप कहेंगे लिखति कैसे आया, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि लिखति आया कैसे। तो हमने आपको लट लकार की क्रियाएं बताई हैं, कल भी हमने, इसका पहले वीडियो था इसी में भी हमने आपको बताई थी कि लट लकार में जब हम क्रियाएं बनाते हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए क्रियाओं में क्या लगाया जाता है, एक वचन के लिए किसी भी धातु में ती लगा देते हैं। द्विवचन अगर काम करने वाला है तो उसके हिसाब से क्रिया में हम क्या लगा देंगे, तह लगा देते हैं, और बहुत सारे होंगे तो हम अंति लगा देंगे। बहुवचन में अगर कर्ता होगा तो अंति लगा देते हैं। ठीक है, तो अब कहा कि बालक लिखता है तो लिखना उसकी मूल धातु हो गई। ठीक है, लिखना लीजिए मूल धातु हो गई। अब इस लिखने को कैसे बदलेंगे, एक लिख रहा होगा तो क्या लगाएंगे, दो लिख रहे होंगे तो क्या लगाएंगे, बहुत सारे लिख रहे होंगे तो क्या लगाएंगे। तो भाई बालक हमारा कहाँ आता है, पहले तो हमें क्या देखना होता है, पुरुष पहचानने होते हैं कि ये जो पुरुष है, क्रियाएं तो हैं भाई, क्रियाएं हमारी कितनी प्रकार की, नौ तरह की। एक ही लकार में, लकार यानी काल में, एक ही काल में कितने रूप बना लेती है, बोले 9 प्रकार के रूप बना देती है। एक लकार में एक ही क्रिया के अकेले पढ़ने की क्रिया होगी, वो भी अपने 9 तरह के रूप बनाएगी। एक जगह पठती, एक जगह पठतः, एक जगह पठन्ति, एक जगह पठसी, एक जगह पठतः और एक जगह पठत। फिर आ जाता है पठामी, पठाव, पठामह, आमी, आवह और आमह। लीजिए, तो बोले इसने कहा कि हमने तो 9 रूप बना लिए। अब आप कहेंगे कि
एक बालक के लिए हम ती लगा दे, तह लगा दे, अंति लगा दे, सी था आमी आवा आमा क्या लगा दे, क्रिया तो वो लिखने की कर रहा है, तो क्रिया लगाने के लिए क्या करें? तो पहले हमें बालक का क्या पहचानना पड़ेगा? क्रिया लगाने के लिए हमेशा जो कर्ता होता है उसके हमें दो चीजें पहचाननी होती हैं। क्या? उसकी चीजें हम ये पहचानते हैं कि ये पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। ये पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है, क्योंकि जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो पुरुष और वचनों में ही विभाजित होती हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, यहां लिखे देते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपको पता चला कि भाई 3 प्रकार के पुरुषों में और 3 वचनों में हमारी क्रियाएं बनी रहती है। अब पुरुष क्या होता है? पुरुष वो होता है भाई जो काम कर रहा होता है ना, काम करने वाला जो कर्ता होता है वो पुरुष होता है, और वो भी 3 प्रकार का अलग अलग होता है। अब कहेंगे कैसा? ऐसा तो नहीं एक लड़की होगी, एक लड़का होगा, एक कोई नपुंसकलिंग शब्द होगा, नहीं। जो पुरुष होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। तो कहेंगे उत्तम पुरुष में कैसा काम करने वाला होगा? बोले जहां मैं लिखा होगा वो उत्तम पुरुष होगा। हमने ये ट्रिक भी याद करने सिखाई थी सबको कि पुरुष कैसे याद रखें कि कौन से पुरुष कहाँ आते हैं, किस पुरुष में कौन सा कर्ता आता है। तो हमने बताया था मैं, उत्तम, तुम, मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी उत्तम पुरुष में मैं जहां लिखा होगा वहां आप उत्तम पुरुष वाली क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तुम जहां लिखा होगा वहां आप मध्यम पुरुष की क्रियाओं का करेंगे, और बाकी जितनी भी चीजें हैं मैं और तुम ना दिखे, अब बालक दिखे, बालिका दिखे, घोड़ा दिखे, हाथी दिखे, शेर दिखे, चिड़िया दिखे, कोई भी चीज दिखे जो काम कर रही होगी, कोई भी हो जिसके साथ में क्रिया जुड़ी होगी, वो हमारा प्रथम पुरुष में आएगा। यानी उसके लिए जब क्रियाएं लगाओगे आप, तब उसमें उनकी क्रियाओं में ये वाले आप प्रथम पुरुष की लाइन वाली प्रत्यय जोड़ेंगे। समझ गया? यानी प्रथम पुरुष की जो लाइन वाली जो प्रत्यय है ती, तह, अंति, ये तो लट लकार की बात हो गई। लंग लकार में त, ताम, न जोड़ देते हैं। फिर भविष्य काल में हम श्यति, श्यतः, श्यंति जोड़ देते हैं। लोट लकार में हम तू, ताम, अंतु जोड़ देते हैं। हमारी विधिलिंग लकार में एते, एताम, एते, एताम, अंते, इस प्रकार के हम है ना, उसमें एत, एताम और एयुहु इस प्रकार से जोड़े देते हैं। तो ये जो हमारी प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं वो कहाँ जोड़ी जाती हैं? यानी बाकी सब प्रथम में। तो और मध्यम उत्तम ये बिल्कुल वीआईपी होती हैं कि मैं, मेरे साथ एक और होगा तो हम दोनों और हम सब, बस। यानी मैं का उसमें भाव बना रहेगा। तो उत्तम पुरुष की क्रियाएं केवल मैं, हम दोनों और हम सब के लिए आएंगी, और मध्यम पुरुष की क्रियाएं केवल तुम दोनों और तुम सब जहां लिखा होगा उसके लिए आएंगी, बाकी किसी के लिए नहीं आती हैं। तो बाकी जितनी भी चीजें आपको दिखें काम करने वाली, उन सभी के साथ में क्रियाएं जोड़ोगे, और उस क्रिया में जोड़ने के लिए आप प्रथम पुरुष वाली लाइन को उठाओगे। अब जैसे बालक को पहचाना, बालक कैसा है हमारा? बोले सबसे पहले पुरुष पहचानिए इसका। बालक हमारा ना तो मैं लिखा है ना है यहाँ पे तुम लिखा है, तो बाकी सब प्रथम, तो ये हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये जो बालक है वो कैसा है हमारा? प्रथम पुरुष का। अब प्रथम पुरुष में भी बालक कैसा है? एक है, दो है या बहुत सारे हैं? कहेंगे एक है, तो ये हो गया हमारा एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। तो बालक के साथ में लिखी जाने वाली क्रिया में हम क्या लगाएंगे? बोले प्रथम पुरुष एक वचन की ती उठा के लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लिखती। ठीक है। अब बालक यहाँ पे 2 हो गए, बालकऊ, बालकः, बालकऊ, बालकः, प्रथमा विभक्ति, सब चीज प्रथम में चल रही है। अब बालकऊ यानी 2 बालक हो गए, 2 बालक लिख रहे हैं। अब फिर से हम इसका क्या पहचानेंगे? पुरुष क्रिया में कोई भी प्रत्यय जोड़ने के लिए, क्रिया को संस्कृत में बनाने के लिए उस कर्ता की हमें क्या देखना पड़ेगा? पुरुष और वचन। तो पुरुष तो प्रथम ही है, लेकिन यहाँ वचन द्वि हो गया। क्या हो गया हमारा? द्विवचन हो गया। तो अब हम प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का तह उठा के इस द्विवचन के कर्ता की क्रिया में हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बालकऊ लिखतः। अब कहा बालक बहुत सारे हो गए, बालकाः अब बहुत सारे हो गए, तो अब हम फिर से इनका पुरुष वचन पहचानेंगे। तो
पुरुष ऐसा नहीं है कि बहुत सारे होने पे उनका पुरुष बदल जाए, नहीं, बालक हमारे कैसे रहेंगे प्रथम पुरुष में। और वचन कौन सा है, बोले बहुवचन है। अगर बहुवचन है तो अब इसकी क्रिया में हमें क्या लगाना है साथ में, इसकी लिखने की क्रिया को संस्कृत में इसके लिए कैसी बनाएंगे, बोले प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया अंति लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिखन्ति। अब देखिए बालकः लिखति, बालकौ लिखतः, बालकाः लिखन्ति। अब लिखने की जगह पढ़ने की क्रिया, तो बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, अश्वः धावति, अश्वौ धावतः, अश्वाः धावन्ति। हाथी चलता है, गजः चलति, गजौ चलतः, गजाः चलन्ति। ठीक है, सिंह गरजता है, सिंहः गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति। समझ गए कि एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का करता है तो द्विवचन की क्रिया, और कर्ता अगर बहुवचन में है तो बहुवचन की क्रिया लगा देते हैं। ठीक है, ये प्रथम पुरुष की क्रियाओं का बता दिया। इसी में हम आपको बता देते हैं मध्यम पुरुष की क्रियाएं। कौन सी, मध्यम पुरुष की। मध्यम कौन होता है, मैं और तुम मध्यम। अब तुम अकेले भी हो सकते हो, तुम्हारे साथ में हो सकता है एक तुम्हारा भाई आके बैठ के देखने लगे या पढ़ने लगे, तो तुम दोनों हो जाओगे। और तुम सब, तुम लोग कहते ना कि तुम लोग ऐसा करो, तुम सब ऐसा करो। तो जो तुम के साथ में बहुवचन, यानी तुम अकेले भी नहीं हो, अब तुम्हारे साथ और 2-4 लोग बैठे हुए, यानी 2 से अधिक हो गए हैं, तो वो बहुवचन की श्रेणी में चले गए। तो अब इनके लिए हमारे संस्कृत में इनका रूप क्या बनता है, इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो भाई ये जब काम करने वाले हैं कि तुम लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो, तुम सब लिखते हो, तो कर्तरी प्रथमा, यानी किसी भी कर्ता को जब हम संस्कृत में बदलते हैं तो उसमें कर्ता शब्द में काम करने वाले के लिए प्रथमा विभक्ति वाली लाइन उठाई जाती है। शब्द रूप तो भाई 21 होते कि नहीं, 7 विभक्तियों में बटे हुए होते हैं, 7, और हर एक में 3 रूप होते हैं। तो वो रूप कहाँ लगाए जाते हैं, बोले पहले हम प्रथमा विभक्ति को सीख लेते हैं। तो कर्ता जहां होगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। अब तुम अकेला एक है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसका रूप बनता है त्वम। तुमको क्या कहते हैं, त्वम। अब तुम दोनों हो गए तो यही तुम दोनों हो जाएगा युवाम। क्या हो जाएगा, युवाम। अब यही तुम बहुत सारे तुम्हारे साथ में और 2-4 लोग आके बैठ गए तो तुम सब हो गए, यानी तुम बहुवचन में हो गए, इसीलिए अब हो गया यूयम। क्या हो गया, यूयम। तो ये हमारा कर्ता क्या बना, त्वम युवाम यूयम बन गए। अब कहते हैं यहां पर जो हमारी क्रिया है, ठीक है, यहां पर क्रिया है, अब क्या क्या तीतः अंति बनी रहेगी, बोले नहीं, कैटेगरी वाइज सबके लिए अलग अलग बना रखी है। कैसे, अब इस कर्ता का फिर से हम पुरुष और वचन पहचानेंगे। तो ये पुरुष कैसा है, बोले मैं और तुम मध्यम, तुमसे जुड़ी हुई कोई भी चीज होगी वो मध्यम पुरुष में आएगी, तो हम कहेंगे ये मध्यम पुरुष का कर्ता है। कैसा है, एक वचन है। इसके लिए जो लिखने की क्रिया है उसमें क्या लगाएं, अब हम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता इसमें सी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लिखसी, तुम लिखसी। अब कहा नहीं तुम दोनों हो तो क्या करो, बोले अब यहाँ पे कर्ता तो भाई मध्यम पुरुष का ही रहा, लेकिन वचन यहाँ पे द्वि हो गया, द्विवचन हो गया। तो अब क्रिया में हम मध्यम पुरुष और द्विवचन की क्रिया हम लगा देंगे लिखतः, युवाम लिखतः। और कहा अब बहुत सारे हो गए हैं तो हम क्या कहेंगे, कर्ता तो मध्यम पुरुष का ही रहा, लेकिन वचन यहाँ पे क्या हो गए, बहुवचन हो गए। तो क्या करेंगे, अब हम मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया यहां लिख देंगे लिखत। तो ये त्वम युवाम यूयम, ध्यान कीजिएगा, सी थह थह सिर्फ और सिर्फ त्वम युवाम यूयम के लिए ही आते हैं। बिल्कुल वीआईपी सीट है, इनके लिए रिजर्व है, इनके स्थान पे त्वम युवाम यूयम के अलावा सी थह थह कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, अब ऐसे ही कहा कि अब हम तुम नहीं हो, मैं लिख रहा हूं, तो यहां पे मैं, अब मैं दोनों तो नहीं कहेंगे ना, मैं के लिए क्या कर देते हैं, हम लगा देते हैं उसमें, तो हम कह देते हैं हम दोनों। ठीक है, और यहां हमारा बहुवचन में वही हो जाता है। अब मैं सब नहीं लिख रहे, हम कहें मैं सब लिखता हूं, तो मैं सब तो सही नहीं लगता है ना बोलने में सार्थक, तो हम क्या कह देते हैं, हम सब।
तो मैं के स्थान पे हम क्या कह देते हैं, हम सब, जबकि भाव तो मैं का ही है कि मैं, हम दोनों और हम सब, यानी मैं तो बना ही हुआ हूं ना, मेरे साथ में एक आ गया, तब हमने कहा कि हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, यानी अपने आप को गिन रहे हो, मैं को गिन रहे हो साथ में। तो यहाँ पे मैं का भाव है, इसीलिए ये मैं ही हमारा द्विवचन का करता हुआ, मैं ही बहुवचन का करता हुआ। अच्छा, अब इनका संस्कृत कैसे बनाते हैं, तो इनको हमें प्रथमा विभक्ति में बदलना पड़ेगा। प्रथमा विभक्ति के लिए मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में, अस्मद रूप होता है, अस्मद, अस्मद के ही रूप बनते हैं हमारे किसमें, विभक्तियों में, सातों विभक्तियों में। तो अस्मद की हम प्रथमा विभक्ति उठाएंगे, जिसमें कि मैं को क्या लिखा जाता है, अहम, हम दोनों को क्या लिखा जाता है, आवाम, और हम सबको क्या कहा जाता है, वयम। अब हम फिर से इसके साथ में जो लिखने की क्रिया है उसको हम देखेंगे कि अब मैं, हम दोनों और हम सब के लिए इन क्रियाओं में क्या लगने वाला है। तो हम कहेंगे सबसे पहले पुरुष वचन पहचानिए। तो मैं उत्तम, मैं कहाँ आता है, उत्तम पुरुष में आता है। तो उत्तम पुरुष का ये कर्ता हो गया। अब इसका वचन पहचानेंगे तो कहेंगे इस बताइए मैं अकेला एक है, बोले हाँ एक है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आमी इसमें लग जाएगा और ये हमारा रूप बन जाएगा अहम लिखामी। कहेंगे हम दोनों लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लग जाएगी, कहेंगे आवाम लिखावह, और कहेंगे यही उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लग गई है। अब ये उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो हमारी क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की आमह लग जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको तीनों पुरुषों के और तीनों वचनों के रूप बता दिए कि किस कर्ता के साथ में कैसी क्रिया हमारी लगाई जाती है। तो अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पे कर्ता पहचानेंगे और उसके साथ में हम वैसी ही क्रिया लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कर्ता पहचानते हैं। तो कर्ता की पहचान क्या होगी कि ऐसे शब्द देखेंगे जिनमें कि हमारी प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो। ठीक है, शब्द रूपों की प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो, वो ही हमारे कैसे होंगे, कर्ता बनेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कर्ता कौन कौन बन रहे हैं। एक तो देखिए शिक्षकः प्रथमा विभक्ति युक्त है, सह प्रथमा विभक्ति युक्त है, छात्राः, बोलिए ये दोनों तो एक वचन वाले हैं लेकिन ये बहुवचन वाला है। तो यहाँ पे शिक्षकः, सह और छात्राः यानी कि वाक्य बनाने के लिए हमें तीन कर्ता मिल गए। कौन कौन मिल गए, शिक्षकः मिल गया, ठीक है, फिर हमने क्या कहा, सह मिल गया और छात्राः मिल गया। ठीक है, इतने हमारे पास मिल चुके हैं। अब क्या करें, अब इनके साथ में हम क्रियाएं देख लेंगे। हम कौन कौन सी क्रियाएं देख लेंगे, हम देख लेंगे कि शिक्षकः और सह। अब हम कहेंगे कि इनमें प्रथमा विभक्ति तो है लेकिन इनमें वचन कौन सा है, कहेंगे ये एक वचन है। शिक्षक ये भी एक वचन है और बोले छात्रा है ये बहुवचन है। अर्थात अब जो क्रिया आएंगी, अब क्रियाओं को हमें देखना पड़ेगा कि एक वचन वाली क्रिया कौन सी है और बहुवचन वाली कौन सी है। तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास लिखती, लिखने की क्रिया हो रही है। एक जगह लिखती एक वचन की बनी हुई है और वो लिखंती एक बहुवचन की बनी हुई है। तो अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुवचन वाली के कर्ता के साथ में बहुवचन की क्रिया लगा देंगे और एक वचन वाले कर्ता के साथ में हम एक वचन की क्रिया लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक वाक्य तो इस तरह से बनेगा कि शिक्षकः लिखति, सह लिखति, ठीक है, और यहाँ पे छात्राः लिखन्ति। अब अपने मन से एक दो वाक्य अपने आ जाए छात्र और शिक्षक को लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अपन लिख भी सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हम वाक्य बनाएंगे। अब आप कहेंगे शिक्षकः लिखति, अब लिख रहे हैं। अब ये जब हमारे हो चुके हैं ये वाक्य, तो अब अपन इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, इनको हम कर देते हैं अंडरलाइन के, हमने इनका प्रयोग कर लिया। कर्ता और क्रिया हमने उठा ली, कर्ता क्रिया हमारी उठ चुकी है। ये अब हमारे पास क्या बचा है, कक्षा में बचा है, कक्षा में बचा है, उत्तर में उत्तरों। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है, पहले हम इनके उत्तर लिख लेते हैं, क्या अर्थ लिख देते हैं आपके लिए। उत्तरों को पुस्तिका में, पुस्तिका में,
ठीक है, उत्तरों को कक्षा में। अब हम मैं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें सप्तमी विभक्ति याम दिख रही है, इसका अर्थ निकल रहा है कक्षा में, ठीक है। प्रश्न को, क्योंकि प्रश्नम शब्द जो हमारा था, हमने बताया था कि द्वितीय विभक्ति में भी प्रश्नम शब्द प्रश्नम बनता है, जैसे फलम और फलम समान बनता है प्रथमा द्वितीय में। ये तो इसमें हम को का अर्थ बता देते हैं। फिर कहते हैं श्याम पट्टे, अर्थात निकला है इसमें कि श्याम पट पर या ब्लैक बोर्ड पर, तो यहां हम लिख देंगे श्याम पट पर, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये सब अर्थ हमारे पास हो गए, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिखते हैं। अब कहाँ लिखेंगे बताइए आप, उत्तरों को लिखेंगे, पुस्तिका में लिखेंगे, प्रश्न को लिखेंगे या श्याम पट्ट पर लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि शिक्षक अगर लिखेंगे तो श्याम पट्ट पर लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, तो यहां पर हमारे पास जो वाक्य बन जाएगा वो क्या बनेगा, शिक्षकः, शिक्षकः, और हम क्या लिख देंगे, श्याम पट्टे, श्याम पट्टे, और हम लिख देंगे लिखति, ठीक है। कैसे हम वाक्य बना लेते हैं वो चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं सह लिखति, अब वे लिख रहे हैं। अब हमारे पास श्याम पट्ट का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि श्याम पट्ट पे लिखने वाला हमने वाक्य बना दिया। अब वे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बताइए? अब वे पुस्तिका में लिख रहे हैं, उत्तरों को लिख रहे हैं या प्रश्न को लिख रहे हैं? बताइए, जो शिक्षक है वो क्या लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं, फिर उसका उत्तर बच्चे उसको बताते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सह यानी वे। अब जो सह शब्द है, अब आप कहेंगे किसके लिए आया, शिक्षक के लिए या छात्र के लिए? तो ये शिक्षक के लिए आया। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो सह है वो एक वचन का है। अगर यहाँ पे ते लिखा हुआ होता तब हम जानते कि ये छात्रों के लिए आया है, लेकिन सह एक वचन का है, अर्थात वो शिक्षक के लिए बता रहा है कि वे या वह। अब क्या लिख रहे हैं? अब आप कहेंगे प्रश्नों को, तो आप लिखेंगे सह प्रश्नम लिखति, सह प्रश्नम लिखति, बन गया, ठीक है। अब क्या कहा कि छात्राः लिखन्ति, अब छात्र लिख रहे हैं। अब छात्र क्या लिख रहे हैं बताइए? आप कहेंगे छात्र उत्तरों को लिख रहे हैं, सह प्रश्नम लिखति, और आप कहेंगे छात्राः उत्तराणि लिखन्ति, उत्तराणि लिखन्ति, ठीक है। अब क्या और बता सकते हैं? अब भाई हमने उत्तरों को लिख दिया, अब आप कहेंगे उत्तरों को कहाँ लिख रहे हैं? अब आप को अलग से अगर एक वाक्य और बनाना है तो आप ये, क्योंकि आपको पुस्तिका शब्द को भी बताना है, तो या तो आप क्या कहेंगे कि छात्र उत्तरों को पुस्तिका में लिख रहे हैं। अगर आप पुस्तिका में को साथ में ही जोड़ना चाहते हैं तो ये हमारा क्या वाक्य बन जाएगा कि छात्राः, छात्राः उत्तराणि पुस्तिकायां, पुस्तिका में लिखते हैं, तो आप लिख देंगे लिखन्ति। अब यहां पर एक हमारे पास और बचा। हमने कहा ये पुस्तिकायाम शब्द को भी हमने प्रयोग कर लिया, उत्तराणी को भी लिख लिया, प्रश्न भी बचा। अब बचा क्या हमारा? कक्षायाम। कक्षायाम का बनाना है तो बोले एक हमने ये बना लिया, दूसरा ये बना लिया, तीसरा ये बना लिया, सिर्फ एक शब्द और हो गया कि कक्षा में। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? बोले एक वाक्य और अपनी तरफ से बना सकते हैं कि छात्र, छात्र, अब बहुत सारे छात्र हैं, कर्ता तो हमारे पास है ही, ठीक है। एक हम ये ले सकते हैं कि छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। अब कक्षा शब्द हमें लाना है, में का अर्थ लाना है, तो हम बना सकते हैं कि छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। तो हमें कितनी सी दिक्कत आनी है? बोले कोई दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि छात्र शब्द बहुवचन में है तो हमने प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप छात्राः लिख दिया। कहाँ पढ़ रहे हैं? कक्षा में, तो हम कहेंगे कक्षायाम, ठीक है। और इसके बाद बोले पढ़ने को क्या कहते हैं? पठ कहते हैं, और पढ़ने की क्रिया छात्र के हिसाब से लगेगी। छात्र हमारे प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया यहाँ पे अंति लग जाएगी और ये बन जाएगा पठन्ति, ठीक है। छात्राः कक्षायाम पठन्ति। तो लीजिए, कोई वाक्य बनाने में कोई परेशानी है क्या?
तो देखिए इसी प्रकार से हमारा बन गया कि शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति। अब ये हो गया हमारा कि शिक्षक श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं। सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। अब हमें एक क्या करना है, श्याम पट्ट पर बताना है कि वे क्या लिख रहे हैं। तो आप क्या लिख दीजिए उसमें कि सह प्रश्नम लिखति, वे प्रश्न लिख रहे हैं। खत्म बात। कहाँ लिख रहे हैं बताना है। तो हमें पता है कि श्याम पट्ट पर, और पर का अर्थ कहाँ निकल रहा है, यहाँ पे। तो हम लिख देंगे कि वे श्याम पट्ट पर प्रश्न लिख रहे हैं। फिर क्या कहेंगे आप कि छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। पहले हम बता देंगे कि कक्षा में पढ़ रहे हैं और फिर उत्तरों को लिख रहे हैं। तो हम कहेंगे छात्राः कहाँ पर, कक्षायां पठन्ति। अब यहाँ पर ये जो ते शब्द है वो किसके लिए ले लिया, जैसे शिक्षक के लिए हमने बना दिया सह। जैसे हम कहते हैं ना कि शिक्षक लिख रहे हैं और वे ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो जो वह शब्द है, वे तो अपन कहते हैं क्योंकि अपन सम्मान सूचक, लड़के के लिए तो वह कहते थे कि वह लिख रहा है ना। अब अगर अपने शिक्षक भले ही एक हो लेकिन उनको अपन वह नहीं कहते कि वह लिख रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे। हम क्या कहते थे कि वे लिख रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें सम्मान के हिसाब से बोलते हैं इसलिए, ठीक है। लेकिन है तो इसका अर्थ वह श्याम पट्ट पर लिखते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं छात्राः, यहाँ पे लिखेंगे कि छात्राः कक्षायां पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब इसके लिए हम सर्वनामवाची शब्द एक अपने आप से प्रयोग कर सकते हैं। बोले कैसे कर सकते हैं कि वह को कहा जाता है संस्कृत में सह, प्रथमा विभक्ति में। वे दोनों को कहा जाता है तौ, और वे सबको कहा जाता है ते। सह तौ ते। तो अगर जैसे छात्र एक था तो हम कह सकते हैं छात्रः लिखति सह लिखति। अब नहीं बोले दो छात्रौ लिखतौ, बोले छात्रौ लिखतः, तो कह सकते हैं हम तौ लिखतः। अब क्या लिख सकते हैं छात्राः लिखन्ति। अब बार बार छात्रा, देखिए संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम क्यों प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि बार बार शिक्षक शिक्षक लिखने से, छात्र छात्र लिखने से अच्छा है कि एक बार शिक्षक लिख दो उसके बाद सर्वनाम कर दो, है ना। उसके बाद सर्वनाम का प्रयोग कर दीजिए। तो यहाँ पे भी शिक्षक के बाद में सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, और यहाँ पे भी छात्राः शब्द के बाद के स्थान पर दूसरी बार छात्र ना लिख के हमने उसके स्थान पर सर्वनाम लिख दिया कि वे सभी क्या लिख रहे हैं, उत्तरों को लिख रहे हैं। तो हमने छात्राः ना लिख के उसके स्थान पर वे सब का सर्वनामवाची शब्द ते लिख दिया। तो हो गया ते। अब क्या लिख रहे हैं, पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। पुस्तिका में शब्द कौन बता रहा है, पुस्तिकायाम। उत्तरों को लिख रहे हैं तो उत्तराणी, और लिख देंगे लिखन्ति। इस तरह से लीजिए, ये हो गए आपके वाक्य बनाना। अगर आपको मेन बेसिक चीजें पता है कि कर्ता के हिसाब से क्रिया कैसे लगानी है, तो आपकी ये वाक्य बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये प्रयास यही करना कि तीनों वचनों के कर्ता लेना। बालक के स्थान पे आप बालक ले सकते हैं, बालिका ले सकते हैं, हाथी घोड़ा, कोई कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आप उसके साथ में आज और एक कोई भी क्रिया उठा लेना। तीनों आज एक पेज में आज थोड़ा सा इतना सा अभ्यास करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक एक्सरसाइज, एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें एक तरफ क्या लिखिएगा, एक तरफ कर्ता लिखिएगा। कर्ता कैसे लिखेंगे, अच्छा उत्तम पुरुष में लिख देंगे अहम आवाम वयम, मध्यम पुरुष में लिख देंगे त्वम युवाम यूयम, और भाई प्रथम पुरुष के कर्ता तो ऐसे होते हैं, असंख्य हैं, जितने हमें नाम दिखाई दे रहे हैं वे सब कर्ता बन जाते हैं। भाई कुछ ना कुछ जो काम को करता है वो करता है। तो प्रथम पुरुष में आपका बालक हो जाएगा, बालिका हो जाएगा, लता हो जाएगी, माला, राम, सीता, गीता, कोई कुछ भी आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। फिर उनके हिसाब से कोई भी एक क्रिया का रूप उठा लीजिए, लट लकार का उठा लीजिए, पढ़ने की क्रिया उठा लीजिए, जाने की क्रिया उठा लीजिए, हंसने की उठा लीजिए, जो आपकी पुस्तक में दी हुई हो पीछे वो क्रिया उठा लीजिए, और लट लकार के हिसाब से उनमें बनाइएगा छोटे छोटे के। राम हंसता है, सीता गाती है, तो छोटे छोटे से ये वाक्य बनाइएगा, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि कितनी आसानी से ये वाक्य बन जाते हैं, है ना। तो ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आपका ये प्रश्न भी हुआ और साथ साथ में अपना ये पाठ भी समाप्त हो गया। अच्छा, ये 7वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, एक्सप्लेन करने में ऐसे बनाने के लिए तो बता देते कि लो इसके साथ में ये बना दिया और बन गए। अगर तरीका पता नहीं होगा तो ऐसे हम हजारों वाक्य भी बनवा दें तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए तरीका हमने पहले से आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे तो मिल ही जाते हैं, वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। करना क्या है,
आप गूगल टैब पे जाइए, magnetbrains.com लिखेंगे, आपके सामने वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आप 7th क्लास को सर्च करना है तो 7th क्लास को क्लिक कीजिए। 7th क्लास की आपकी लिस्ट आ गई सब्जेक्ट की। संस्कृत पे क्लिक किया तो संस्कृत का पेज आ गया। जिस सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे वो सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर में कितने वीडियोस हैं, जैसे आपको केवल पहला चैप्टर पढ़ना है, बाकी चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। आप जब यूट्यूब पे प्लेलिस्ट खोलते हैं तो एक साथ में सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पे केवल जिस चैप्टर को पढ़ना होगा उतने ही आपके लेक्चर्स आएंगे आपके सामने। मान लीजिए आपने पहला किया तो आपके सामने केवल ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, ये ही पहले चैप्टर के 3 लेक्चर आ जाएंगे। जैसे पहले में अनुवाद है, दूसरे में अभ्यास है, तीसरे में अभ्यास का पार्ट 2 है। तो आपने पहला क्लिक किया तो आपके सामने अनुवाद का पार्ट 1 शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं आप। ठीक है, तो आसानी हो जाती है और सबसे बड़ी बात हमें ये पता चल जाता है कि किस पाठ में कितनी चीज़ें हुई हैं, उस हिसाब से हम अपनी पढ़ाई कर लें। ठीक है, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को भी कीजिए लाइक अगर पसंद आता है आपको तो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नए पाठ को शुरू करेंगे। हमारा 7वां पाठ है जिसकी शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि संकल्प से कैसे हमारी हर चीज़ की में सफलता मिलती है। संकल्प सिद्धिदायक है, इस प्रकार का हमारा पाठ है, उसको हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।